Is there a difference between an agreement and contract? There is a huge difference between the two, and this difference we are going to discuss today in this video. Hi everyone, my name is Mohini and welcome to my channel Studio Legal. So today we are going to find out the difference between an agreement and contract. जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फॉर्म कैसे होता है? कॉन्ट्रैक्ट के 5 इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं. फर्स्ट वन इज़ द प्रपोजल. एक ऑफ़र जो है वो दिया जाता है प्रॉमिसी को, वो एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट होता है, और जो एक्सेप्टेंस है वो अग्रीमेंट पे कन्वर्ट होता है, और अग्रीमेंट की लीगल एनफोर्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बने या ना बने. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स. जो यहाँ पे जो पर्सन है जो ऑफ़र करता है, जो प्रपोजल करता है, उसे हम कहेंगे प्रॉमिसर, और जो पर्सन है जो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है उसे हम कहेंगे प्रॉमिसी. सो देयर आर बेसिकली 2 पार्टीज़. फर्स्ट वन इज़ द प्रॉमिसर एंड इज़ द प्रॉमिसी. अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है ऑफ़र. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. मेरी एक फिल्म मेकिंग कंपनी है और मैं एक एक्टर को सर्च कर रही हूँ. मुझे एक एक्टर मिलते हैं और मैं उन एक्टर को अप्रोच करती हूँ कि वो मेरी फिल्म में आके काम करे, एक्ट करे. तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने एक ऑफ़र दिया है. किसे दिया है? एक्टर को, कि वो मेरी फिल्म में आके काम करे. तो मैं यहाँ पर हुई प्रॉमिसर या ऑफरर, और जो एक्टर है अब उन पर डिपेंड करेगा कि वो मेरे ऑफ़र को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे. तो यहाँ पे जैसे ही एक्टर उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेते हैं वो प्रॉमिसी बन जाएंगे, और जो ऑफ़र है वो एक्सेप्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी जो प्रॉमिसर है वो ऑफ़र करते हैं प्रॉमिसी को अपना ऑफ़र, जो प्रॉमिसी है उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते हैं. तो यहाँ पे ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू अग्रीमेंट. तो ऑफ़र का जो एक्सेप्टेंस है अगर हो जाता है तो वो अग्रीमेंट पे कन्वर्ट हो जाएगा. ऑफ़र को डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 2A में, और अग्रीमेंट को डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 2B में. यहाँ पे जो अग्रीमेंट है और कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है लीगल एनफोर्सिबिलिटी का. तो यहाँ पे जो अग्रीमेंट है उसकी लीगल एनफोर्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो या ना हो. कोई भी वैलिड अग्रीमेंट जो रहता है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके पीछे लीगल एनफोर्सिबिलिटी होती है, और इस लीगल एनफोर्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि जो अग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है. यहाँ पे क्या लिखा है? ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स अनलेस द अग्रीमेंट्स आर लीगली एनफोर्सिबल. अब ये ऐसे कौन से अग्रीमेंट्स होते हैं जहाँ पे हम ये डिटरमिन कर सके कि वो लीगली एनफोर्सिबल है या नहीं है? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. Kalai-Halder versus Sheikh. This is one of the classic examples to find out the difference between agreement and contract. यहाँ पे Kalai-Halder जो है वो plaintiff है और शेख जो है वो डिफेंडेंट है. यहाँ पे Kalai-Halder ने शेख को इनविटेशन दिया था कि वो उनकी डिनर पार्टी अटेंड करें. तो यहाँ पे जो शेख है उस ऑफ़र को, उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं डिनर पार्टी अटेंड करने का. तो यहाँ पे एक अग्रीमेंट बन चुका है दोनों के बीच में. तो जो Kalai-Halder है वो बहुत खुश हो जाते हैं कि जो अग्रीमेंट है वो एक्सेप्ट हो चुका है, और इसीलिए उस डिनर पार्टी को सक्सेस बनाने के लिए वो काफ़ी फूड प्रिपरेशन करते हैं और कई तरीक़ों के डिशेस बनाते हैं और वो बहुत सारी तैयारियां करते हैं. अब आता है डिनर पार्टी का दिन. अब इस डिनर पार्टी के दिन पे जो शेख है वो टर्न अप नहीं होते हैं, वो जो पार्टी है वो अटेंड नहीं करते हैं. तो जो Kalai-Halder है उन्हें बहुत गुस्सा आता है. वो कहते हैं कि उन्होंने जितनी भी फूड प्रिपरेशंस की थी वो सब वेस्ट हो गई है, अब उसका जो कॉस्ट है वो कौन बेयर करेगा. तो जो Kalai-Halder है वो शेख के अगेंस्ट कोर्ट में सूट फाइल कर देते हैं. कोर्ट ने इस केस के बारे में क्या कहा, लेट्स सी. कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे जो Kalai-Halder ने शेख को इनविटेशन दिया था वो एक सोशल ऑब्लिगेशन था, ना कि लीगल ऑब्लिगेशन. दोनों पार्टीज़ का इंटेंशन नहीं था कि वो एक दूसरे को लीगली बाइंड करेंगे अगर जो अग्रीमेंट है वो ऑनर नहीं होता है तब. यहाँ पे जो इंटेंशन है वो सिर्फ एक सोशल ऑब्लिगेशन का था, ना कि लीगल ऑब्लिगेशन का. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी कोई दिवाली पार्टी है और आपके पार्टी में आपने आपके फ्रेंड्स को इनवाइट किया है और वो टर्न अप नहीं होते हैं, तो क्या आप आपके फ्रेंड्स के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल कर दोगे? ऑफ कोर्स नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे इनविटेशन देना एक सोशल ऑब्लिगेशन होता है, ना कि लीगल ऑब्लिगेशन. सो व्हेनेवर अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ बीइंग एंटर्ड बिटवीन 2 पार्टीज़, द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज़ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. यहाँ पे जो पार्टीज़ है उनका ये इंटेंशन होता है कि अगर इन केस इन फ्यूचर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म नहीं होता है तो जो डिफ़ॉल्टिंग पार्टी है उसके अगेंस्ट लीगली एक्शन लिया जा सकता है. सो दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स टू डिटरमिन वेदर अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ लीगली एनफोर्सिबल और नॉट. लेट्स एलैबोरेट द इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट. Balfour versus Balfour. This case is a dispute between husband and wife, where wife is the plaintiff and husband is the defendant.
Facts of the case. Husband and wife both were staying together in England for some time. After a few days, the defendant was due to return to Ceylon, where he was employed, and his wife was advised by the doctor, by reason of her health, to remain in England. Therefore, the defendant went back to Ceylon, where he was posted, and his wife was in England. There was an arrangement between husband and wife that the husband, who is the defendant in this case, agreed to send her wife an amount of £30 a month for the probable expenses of maintenance. So here the husband did send her wife the amount for some time, but differences afterwards arose between the couple, which resulted in their separation, and the allowances now fell into arrears. That is, after the dispute, the husband stopped paying the monthly allowances to her wife. Here the wife took legal action against her husband to recover the arrears. Then what did the court say? Here the wife's action to recover the arrears was dismissed. What was the reason behind this? Here Lord Atkin explained the principle. There are agreements between parties which do not result in contract within the meaning of that term in our law. In short, all agreements are not contracts. The ordinary example would be where two parties agree to take a walk together in a park, or where there is an offer and acceptance of hospitality. In such cases, the agreements are not said to be legally enforceable. So often we think that in ordinary circumstances, the agreements are contracts, especially those agreements or arrangements which are between husband and wife, which happened in Balfour versus Balfour also. But all these arrangements or agreements do not result in contracts as per the law, even if the agreement is having some kind of consideration in it. So even if the agreement is carrying some kind of consideration, all agreements are not contracts, unless there is an intention between the parties to create a legal obligation between each other. Hence, they are not contracts because the parties did not intend that they shall be attended by legal consequences. So here, therefore, the defendant was not liable to pay his wife after the dispute, because initially when the agreement happened between the two, there was no intention to create a legal obligation or legal intention between each other. लेट्स से मेरी एक कंपनी है और उस कंपनी ने एक रेफ्रिजरेशन कंपनी के साथ में डील फाइनल की है कि जो रेफ्रिजरेशन कंपनी है वो मेरी कंपनी को 10 रेफ्रिजरेटर्स मैन्युफैक्चर करके देंगे. तो यहाँ पे अगर जो डिफ़ॉल्टिंग पार्टी है, लेट्स से अगर जो रेफ्रिजरेशन कंपनी है उन्होंने 10 रेफ्रिजरेटर्स को टाइमली सप्लाई नहीं किया, तो यहाँ पे जो सफरिंग पार्टी है, जिसे डैमेज सफ़र हुआ है, वो लीगली एक्शन ले सकते हैं डिफ़ॉल्टिंग पार्टी के अगेंस्ट. सो द इंटेंशन ऑलवेज शोज़ वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज़ लीगली एनफोर्सेबल और नॉट.